गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है और किस लिए बनाया गया था। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि 5 जून 1972 को जो है स्टॉकहोम में एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ था पर्यावरण पर। तो उसी के उसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हर देशों को ये कार्य करने चाहिए। तो उसी को आधार बनाते हुए भारत में भी क्या है कि भारत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। अच्छा, और आपको याद होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है हर वर्ष, 5 जून को। तो यही कारण है कि तभी से 5 जून 1972 से ही जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि नेशनल मिशंस कौन कौन से हैं, या इंडिया ने आगे कौन कौन से मिशंस या कौन कौन से गोल्स जो हैं डिसाइड किए जलवायु परिवर्तन के लिए, क्लाइमेट के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियाज़ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ये कब लॉन्च हुआ था। ये आपका 30 जून 2008 को मनमोहन सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। तो उन्हीं की अगुवाई में इस प्लान को, इस योजना को लॉन्च किया गया, जो कि नई दिल्ली में डिसाइड किया गया था, लॉन्च किया गया था इसे। तो इसमें क्या था कि जो बात की गई कि जो भारत का विकास है, यदि उसमें हम लोग जलवायु परिवर्तन को इंक्लूड ना करें, पर्यावरण संरक्षण को इंक्लूड ना करें, तो वो जो विकास हम चाहते हैं, हम जो डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, वो बनने में हमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो एम क्या था इस योजना के बनने का। इस योजना के बनने का यही एम था कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन है, जो हमारा अनुकूलन है और जो हमारा न्यूनीकरण है, न्यूनीकरण का मतलब मिनिमाइजेशन करना। किन चीज़ों का मिनिमाइजेशन करना? पॉल्यूशन का। अनुकूलन किन चीज़ों का करना? एडॉप्टेशन किन चीज़ों का करना? एनवायरनमेंट का जो हमारे सूटेबल कंडीशंस बननी है उनका अनुकूलन करना। एनर्जी इफिशिएंसी का मतलब क्या? ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, देश की ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि इस समय सोलर एनर्जी की बहुत ही बात हो रही है, ओटेक एनर्जी, OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी की बात हो रही है। और क्या एम था हमारा? नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वही नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा जो पेट्रोलियम है, हमारे जो सोलर है, हमारा जो विंड है, हमारे जो क्या बोलते हैं आपका बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स हैं, उनसे जो हमारी एनर्जी है, उन नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना, सुरक्षित करना। तो कुल मिला के जो है नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था, इसका उद्देश्य यही था कि हमारे जलवायु परिवर्तन को संरक्षित करना, उसका अनुकूलन करना, उसका न्यूनीकरण करना और एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाना, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो इस योजना के तहत 8 नेशनल मिशंस को डिसाइड किया गया था, जो 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। तो वो जो 8 लक्ष्य कौन से थे, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपका जो पहला लक्ष्य है सोलर एनर्जी मिशन। आपका जो पहला लक्ष्य है इसमें सोलर एनर्जी मिशन, या फिर इसको हम बात करें तो ऐसे भी कह सकते हैं नेशनल सोलर मिशन। तो ये जो नेशनल सोलर मिशन है, इसको 3 फेज़ अप्रोच भी कहा जाता है। यानी कि 3 फेज़ अप्रोच का मतलब ये कि इसे भारत सरकार ने 3 फेज़ में अडॉप्ट करने की बात कही। तो इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है फेज़ 3 का 2017 से लेकर के 2022 तक। जो थर्ड फेज़ है उसको इन्होंने 2017 से 2022 तक रखने की बात कही है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस सोलर मिशन का कि इंडिया जो है लगभग
1 लाख मेगावाट, यानी कि 1 लाख मेगावाट सोलर पावर 2022 तक जनरेट करने का लक्ष्य तय किया है। यानी भारत ने क्या लक्ष्य तय किया है, क्या गोल डिसाइड किया है कि 2022 तक 1 लाख मेगावाट सोलर एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। तो सबसे पहला नेशनल सोलर मिशन की यही बात इसमें यही बात की गई है कि जो लक्ष्य रखा गया है 1 लाख मेगावाट बिजली का उत्पादन करना या ऊर्जा का उत्पादन करना। अब उसके बाद देखिए दूसरा अब देखिए इसमें अगर हम एक दो योजनाओं की भी बात करें तो जैसे एक है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन। इसमें भी क्या है कि सन 2020 तक देश में 20,000 मेगावाट सौर बिजली को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर हम बात करें तो इस समय फेज़ 1 चल रहा है। तो फेज़ 1 के तहत अगर हम बात करें तो 2020 तक 20,000 मेगावाट सौर बिजली या सोलर इलेक्ट्रिसिटी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और उसके बाद 2022 तक क्या लक्ष्य है वो मैंने बता ही दिया। अब देखिए नेक्स्ट मिशन इसमें क्या है आपका, ये तो पहला हो गया। दूसरा है इन्हांस एनर्जी इफिशियंसी, यानी कि परिष्कृत ऊर्जा कुशलता पर राष्ट्रीय मिशन। इन्हांस एनर्जी इफिशियंसी, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं नेशनल मिशन फॉर इन्हांस्ड एनर्जी इफिशियंसी। तो देखिए इसमें क्या बात की गई है कि एक आपने उन्होंने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो कि 2001 में आया था। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो कि 2001 में आया था। इसमें एनर्जी इफिशियंसी की बात की गई कि कैसे ऊर्जा दक्षता को बढ़ाया जाए भारत में। तो इसमें देखिए क्या है कि अगर हम बात करें तो ऊर्जा क्षमता ब्यूरो, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी 2001 में आया था, इसने ऊर्जा समृद्धि की बात करते हुए 4 नए पहल स्टार्ट किए हैं, मतलब 4 इनिशिएटिव्स। जिसमें क्या है कि एक तो मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म की वृद्धि हो, यानी कि मार्केटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात की, बाजारीकरण की बात की इन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा कि शहरी तथा औद्योगिक कचरे से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, या फिर शहरी तथा औद्योगिक कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक तथा वेस्ट मैनेजमेंट का विकास करना। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, शहरी तथा औद्योगिक कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक डेवलप करने की बात कही, उसके बाद और इन्होंने क्या कहा, वेस्ट मैनेजमेंट का विकास करना। वेस्ट का मतलब बेकार प्रोडक्ट या बेकार जो आपके वेस्ट मटेरियल्स हैं उनका विकास करना, वेस्ट मैनेजमेंट का डेवलपमेंट करना, विकास करना। तो अगर हम बात करें तो इन 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना या 5th 5-year प्लान जो 2012 तक चलना था, उस समय तक इनका जो लक्ष्य था 10,000 मेगावाट ऊर्जा की बचत करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन फिर भी उसको अचीव नहीं किया जा सका। अब देखिए थर्ड आपका जो है थर्ड मिशन क्या है। तो थर्ड मिशन की बात करें तो इसमें है आपका सस्टेनेबल हैबिटेट, यानी कि टिकाऊ वास मिशन। वास वही रहने का स्थान, वास निवास जानते हैं ना, वही चीज़। तो टिकाऊ, सस्टेनेबल का मतलब बताया ही था पहले क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो टिकाऊ वास मिशन या सस्टेनेबल हैबिटेट, तो इसमें क्या बात की गई, इसमें ये बात की गई कि जो भवन है उसमें ऊर्जा क्षमता के सुधार करना है ना,
और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बायोकेमिकल कन्वर्जन, वेस्ट वाटर यूज़, सीवेज यूटिलाइजेशन एंड रिसाइकलिंग ऑप्शंस आदि पर किया जाएगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या क्या बातें की गई यहाँ पर, तो जैसे इस टिकाऊ वास मिशन में क्या है कि आपका बायोकेमिकल कन्वर्जन की बात की गई। वेस्ट वाटर यूजेस का मतलब जो घरों का, शहरों का जो गंदा पानी है वो बहकर इधर उधर चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसका भी यूज़, उसकी रिसाइकलिंग कैसे की जाए इस पर ध्यान दिया गया। सीवेज यूटिलाइजेशन, सीवेज का जो गंदा पानी है उसके भी यूटिलाइजेशन की बात की गई, सीवेज यूटिलाइजेशन। तो इन सब का यूटिलाइजेशन और रिसाइकल कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों की बात आपका इस गोल में की गई है। उसके अलावा अगर हम देखें चौथा क्या है, तो चौथा मिशन है हमारा वाटर मिशन, यानी जल मिशन। तो वाटर मिशन में क्या क्या बात की गई है, अगर हम लोग देखें तो राष्ट्रीय जल मिशन में जो बात की गई है, तो राष्ट्रीय जल मिशन की अगर हम बात करें तो जैसे एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करना। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात की गई। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वेस्टेज ऑफ वाटर उसको मिनिमाइज करना। वेस्टेज ऑफ वाटर यानी जो जल की बहुत हम लोग हानि करते हैं, वेस्टेज करते हैं, उसको बहुत मिनिमाइज करना, यानी कम से कम जल को खर्च करना। उसके बाद और क्या इसमें बात की गई, तो हम लोग देखें तो जल संरक्षण की बात कर ली गई। इसके अलावा ऑनलाइन समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली, एक IMIS डेवलप किया गया है, जिसमें किन किन चीज़ों को रखा गया है, जैसे आपका आयरन फ्लोराइड मतलब वाटर में जो आयरन फ्लोराइड है, अगर वो घुल जाता है तो वो मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ढेर सारे उससे रोग हो जाते हैं। तो वाटर में क्या क्या अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे हम लोग बात करें तो आयरन फ्लोराइड केमिकल होता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो आर्सेनिक भी एक बहुत ही जहरीला केमिकल होता है। और उसमें एक होता है नाइट्रेट जैसी इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ। वाटर में नाइट्रेट जैसी इम्प्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इन सब को क्या है कि इन सब को स्वच्छ करना, यानी इन सब को रिमूव करना वाटर से, और उसके बाद फिर उस वाटर को यूटिलाइज करना, ये भी लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत। और आप लोग एक सर्वे हुआ है, उसमें ये भी बताया गया है कि लगभग 2050 तक, मतलब 2050 तक भारत में जो जल संकट है बहुत ही ज़्यादा गहरा जाएगा। और अभी लास्ट ईयर आपने देखा ही था कि जो सूखा, भारत का सबसे पहला सूखा राज्य या सूखा शहर जहाँ पर पानी की एक बूंद तक नहीं बची, वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है, वो चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, वो हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला मिशन क्या है। तो अगले मिशन की बात करें तो इसमें आपका अगला मिशन है सस्टेन द हिमालयन इकोसिस्टम, यानी कि टिकाऊ हिमालय का जो इकोसिस्टम है, हिमालयी पारितंत्र का टिकाऊ विकास। अब देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हिमालय का पारितंत्र है, यानी हिमालय का मतलब जो हिमालय पर्वत पर रहने वाली जातियां हैं, प्रजातियां हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, या हिमालय का जो इकोसिस्टम है उसके संरक्षण की बात की गई है, यानी कि हिमालय पारितंत्र की बात की गई है। तो आपको पता ही होगा कि हिमालय में क्या है, ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हिमखंड्स हैं। तो अब आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का या इंडिया का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, ग्लेशियर्स क्या हैं, अपने आप पिघलेंगे। और ग्लेशियर्स अगर एक बार पिघलना स्टार्ट हो गए तो जो समुद्र का वाटर लेवल है, सी का, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा
और इसके बढ़ने की वजह से क्या है, आपका बहुत सारे शहर जो हैं समुद्र में डूब जाएंगे। तो अगर हम बात करें सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम मिशन की, तो इसमें यही बात की गई है कि जो पहाड़ों की जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो हिमालय का इकोसिस्टम है, उसको बैलेंस करना, उसको सुरक्षित करना, उसको ग्लोबल वार्मिंग से बचाना, उसको क्लाइमेट चेंज से बचाना। आप जानते ही होंगे कि हिमालय क्या है, अभी अपने युवावस्था में है, अभी वह किशोरावस्था में, युवावस्था में चल रहा है। तो इस तरीके से अगला मिशन क्या है आपका, एफ है ग्रीन इंडिया मिशन, हरित भारत मिशन। हरित भारत मिशन का सिंपल सा मतलब ये है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना, ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना, वृक्षों को लगाना, जंगलों को बढ़ाना, ग्रोथ द फॉरेस्ट। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो वनीकरण में वृद्धि हेतु सीधी कार्रवाई के लिए यह मिशन प्रारंभ किया गया है। यानी कि फॉरेस्ट ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा वन बढ़ाए जाएं। इसकी बात किस में की गई है, ग्रीन भारत मिशन, हरित भारत मिशन में। और जो लक्ष्य रखा गया है, अभी तक तो जो लक्ष्य रखा गया है कि पूरे भारत में लगभग 33% वनाच्छादन हो जाए, यानी पेड़ पौधे जंगल हो जाएं। प्रेजेंटली कितना हमारा चल रहा है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो लगभग 24% के आसपास ही जो है पूरे भारत में वृक्षावरण अभी पाया जा रहा है। तो अगला हम लोग देखें तो क्या है इसमें, ग्रीन इंडिया के बाद है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो नाम से ही पता चल रहा है, अब सस्टेनेबल का मतलब आपको एक बार समझ में आ चुका है, तो उसके साथ एग्रीकल्चर वर्ड जुड़ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धारणीय कृषि। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें क्या क्या बात कही है, इसमें पहली बात तो ये कही है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आपका कि जो राष्ट्रीय कृषि है उसका संरक्षण किया जाए। अब उसका संरक्षण कैसे किया जाएगा, एक ही फसल बार बार ना लगाई जाए, ठीक है। उसके अलावा खादों का या जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उसका कम से कम यूज़ किया जाए। और आपने सुना होगा झूम कृषि, झूम कृषि जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा की जाती है, या सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं, उसको अपनाया जाए। कम से कम फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए और भूमि को बंजर होने से बचाया जाए, बैरन होने से, लैंड को बैरन होने से बचाया जाए। और उसके अलावा क्या है कि बुरे जो ऑड वेदर्स हैं उससे फसलों को बचाया जाए। और जो है एक आप लोगों ने सुना होगा फसल चक्र, उसको अपनाया जाए। फसल चक्र का मतलब क्या है कि केवल एक ही फसल बार बार ना लगाई जाए, फसलें जो हैं बदल बदल कर हर साल लगाई जाएं, तो फसल चक्र अपनाया जाए। अब अगला हम लोग देखते हैं अगला मिशन क्या है इसमें, जो लास्ट मिशन है आपका स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन का ज्ञान मिशन। तो इसमें क्या बात की गई है, जलवायु परिवर्तन का ज्ञान मिशन में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान मिशन का मतलब ऐसा, इसमें क्या है कि जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसके बारे में पता लगाना होगा कि क्या क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियां का मतलब जैसे देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है हमारे पास इस समय प्रेजेंट में, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ी चुनौती है हमारे पास। दूसरी चुनौती हमारे पास क्या है, ग्लेशियर्स का जो पिघलना है वो है, ग्लेशियर्स का पिघलना। तीसरी क्या है, एसिड रेन है आपका। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारे पास बहुत ढेर सारी चुनौतियां हैं जिसको आइडेंटिफाई करके, पहचान करके हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करना है। तो इसीलिए देखा जाए तो इसमें फंड की भी बात की गई है कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक कोष बनाया गया है जिसमें जो है लोगों को दान देने के लिए प्रेरित किया जाता रहता है। तो अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे सभी 8 मिशन हैं, इससे संबंधित मंत्रालय भी बना दिए गए हैं भारत में। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में सुना होगा, जो कि दिल्ली में है, हरित विकास प्राधिकरण। जैसे ही वायु प्रदूषण दिल्ली में बढ़ता है तुरंत वहाँ से रिपोर्ट जारी हो जाती है कि ये एक्टिविटीज़ अब
दिल्ली में नहीं होंगी, या फिर ये चीज़ें नहीं होंगी, या फिर अगर कोई आप इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है भारत सरकार से। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो इसमें कौन कौन से मंत्रालय अपना सहयोग देते हैं, जैसे हमारा है आपका वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय सहयोग देता है। बहुत ढेर सारे प्लानिंग कमीशन के जो कमेटी है प्लानिंग कमीशन, वहाँ से सुझाव लिया जाता है योजना आयोग से। और अगर हम लोग बात करें तो बहुत ढेर सारे शिक्षाविद एजुकेशनिस्ट बैठते हैं, उनसे सलाह ली जाती है। बहुत ढेर सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी सलाह ली जाती है कि क्या क्या चुनौतियां हैं, उनका पता कैसे लगाया जाए। और इसमें सभी हर वर्ग हर समाज के लोग यानी कि हमारी जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे भारत की जनता है, पीपल सिटीजन, इन सबका सहयोग अपेक्षित माना जाता है, मतलब इन सबका सहयोग मांगा जाता है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण किस में बात की गई है, आर्टिकल 51AG में भी कहा गया है कि जो पर्यावरण का संरक्षण है हर एक नागरिक का, भारत के हर एक नागरिक का क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो जो शीर्ष संस्था है जलवायु परिवर्तन पर, वो होती है प्रधानमंत्री की परिषद होती है। जो शीर्ष मतलब कि जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है क्लाइमेट चेंज पर, वो कौन है? क्लाइमेट चेंज पर जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वो PM का परिषद है, यानी कमेटी या मंत्रिमंडल कह लीजिए। वहाँ से जो है बहुत ढेर सारे एक्टिविटीज़ और प्लानिंग की जाती है, पर्यावरण के संरक्षण की बात की जाती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि NAPCC क्या है, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।